हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ। कब हुआ? 1896 में स्विट्जरलैंड में। ये मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। ये जो फोटो आपको दिख रही है ये जीन पियाजे जी है और ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जिसके लिए ये जाने जाते हैं और सीटेट के एग्जाम में इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इन्होंने किस पे प्रयोग किया? तो इन्होंने अपने बच्चों पे ही प्रयोग किया है। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं यानी बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई है। इनके अकॉर्डिंग बच्चे जो है वो नन्हे वैज्ञानिक है। जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ खोज करते रहते हैं, दुनिया के बारे में अपनी ज्ञान का सृजन करते हैं, वैसे ही बच्चे जो है वो भी सक्रिय निर्माण करता है, दुनिया के बारे में अपनी समझ का विकास स्वयं करते हैं या अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। तो किसने कहा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है? तो जीन पियाजे जी ने कहा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अन्य नाम। इनके संज्ञानात्मक विकास को संज्ञान विकास के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञानात्मक विकास के नाम से भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जाना जाता है। एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछा जाता है। विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे जी ने दिया है। मानसिक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जानते हैं। इसी सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अवस्था का सिद्धांत किसने दिया तो जीन पियाजे जी ने दिया है अवस्था का सिद्धांत। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो आप लगाएंगे उत्तर जीन पियाजे जी को। खोज व निर्माण का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे जी ने दिया है। जीन पियाजे जो है वो रचनावादी मनोवैज्ञानिक है। कैसे मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे? तो ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इनकी हम अवस्थाएं देख लेते हैं, यानी इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 है। चारों को आपको क्रम से याद करना होगा क्योंकि इसका क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो अभी मैं आपको अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहली अवस्था जो है आपकी है वो है संवेदी कामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। संवेदी कामक अवस्था को इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इंद्रिय जनित कामक अवस्था अगर दिया हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपसे संवेदी कामक अवस्था के बारे में ही पूछ रहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था है।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी तीसरी अवस्था है, जो आपकी 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। तीसरी अवस्था आपकी कब से कब तक चलती है? 7 से 11 वर्ष तक। दूसरी अवस्था आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। इसी को प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। पहली अवस्था कौन सी है? आपकी संवेदी गामक अवस्था है, जिसे हम लोग इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। ये सभी जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से लेकर आगे तक चलती है, इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 11 वर्ष से आगे की होती है। कहीं कहीं पे आपके 12 वर्ष से 16 वर्ष भी लिखा रहता है, या फिर 11 से 16 वर्ष, तो जो भी ऑप्शन में रहेगा आप उसको टिक कर दीजिएगा। बस इतना याद रखिए कि 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग इस क्वेश्चन को करिए। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो पहली अवस्था मैंने आपको बता दिया कि संवेदी गामक अवस्था है। दूसरी अवस्था कौन सी है? आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था कहलाती है। और चौथी अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रिया अवस्था, जिसे हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप सभी लोगों ने सही उत्तर लगाया होगा। ये क्वेश्चन भी देखिए। प्याजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि प्याजे के अनुसार दूसरी अवस्था है, इसकी अवधि क्या है? तो दूसरी अवस्था की अवधि क्या है? 2 से लेकर 7 वर्ष जो है ये इसकी अवधि है। पहली अवस्था आपकी है संवेदी गामक अवस्था, जिसकी अवधि क्या है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। तीसरी अवस्था आपकी कौन सी है? तीसरी अवस्था आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसकी अवधि 7 से 11 वर्ष है। और चौथी अवस्था आपकी कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि 11 वर्ष से अधिक है। तो अब हम इन अवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा जो है संवेदनाएं व्यक्त करने लगता है, जैसे प्रेम, क्रोध और भय, ये 3 संवेदना व्यक्त करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं करने लगता है, जैसे आप करेंगे वो वैसे ही करने लगता है। वस्तु स्थायित्व का गुण इसमें आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप 1.5 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के बच्चे को कुत्ता दिखा दीजिए, डॉग दिखा दीजिए, फिर वो जब दोबारा डॉग को देखेगा तो वो पहचान लेगा कि हाँ ये डॉग है। डॉग को अगर आप दिखा देंगे तो वो दोबारा जब भी देखेगा उसे पहचान लेगा। या कोई भी चीज़ आप दिखाएंगे तो वो जो दोबारा देखेगा तो उस चीज़ को पहचान लेगा। अनुकरण करने लगता है बच्चा, यानी जैसे आप लोग करेंगे वैसे ही वो भी करता है। बच्चा जो है वो अनुकरण के माध्यम से ही भाषा बोलना सीखता है, व्यवहार सीखता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बच्चे का जो प्रारंभिक बचपन होता है वो भाषा विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको बच्चे को जैसे भी बनाना है उसी अनुसार आप व्यवहार करिए। आपको देख के ही बच्चा सीखेगा। वो खेलना शुरू कर देता है, खिलौने तोड़ना शुरू कर देता है। किस अवस्था में? संवेदी गामक अवस्था में। ये सभी शब्द जो है ये आपके कीवर्ड है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे आपके। नेक्स्ट अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिससे हम लोग
प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवधि होती है। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे आपने बच्चे को सिखा दिया कि 2 और 4 जो है मिलके 6 होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि 4 और 2 मिलके कितने होंगे, तो वो 6 नहीं बता पाएगा। इसी को कहते हैं अपलटाववादी या विचारों की अनुत्क्रमणीयता। आत्म केंद्रिता किसे कहते हैं? इसमें क्या है, बच्चा जो भी कर रहा है, जो सोच रहा है, वह सब ठीक है। अगर आप मान लीजिए बच्चे से कुछ कहेंगे कि बेटा ये तुम गलत कर रहे हो, वो कहेगा नहीं मैं सही कर रहा हूँ। या फिर आप कोई चीज़ लेके जाइए घर पे, जैसे आइसक्रीम है या कुछ भी, तो बच्चा कहेगा सारा मुझे दे दो। इसी को कहते हैं स्वकेंद्रित या अहम केंद्रित या आत्म केंद्रिता। जीववाद, बच्चे में जो है जीववाद का अभाव होता है, यानी उसे नहीं पता है कि कौन सी चीज़ निर्जीव है और कौन सी चीज़ सजीव है। जैसे मान लीजिए बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते वो ज़मीन पे गिर गया। अगर आपने ज़मीन को मार दिया तो वो शांत हो जाएगा और कहेगा हाँ और मारो ज़मीन को, और मारो ज़मीन को। आपने देखा होगा ऐसे। तो इसी को कहते हैं जीववाद, यानी उसमें जो है जीववाद का अभाव होता है। वो अंतर नहीं कर पाता कि कौन सी चीज़ सजीव है, कौन सी चीज़ निर्जीव है। मुद्रा संप्रत्यय का गुण भी उसमें इसी अवस्था में आता है। यानी मान लीजिए कि अगर आपने बच्चे को 1-2 हज़ार की नोट दे दिया और एक आपने 20-20 की 2 नोट दे दिया। अगर इन दोनों चीज़ में से उसे आप कहेंगे कि एक चीज़ चुने, तो वो कौन सा चुनेगा? तो वो 20-20 की 2 नोट चुनेगा 2000 के इस स्थान पे, क्योंकि उसे नहीं पता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना कि इसकी। तो इसमें जो है मुद्रा संप्रत्यय का अभाव होता है। दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता की भी कमी होती है। किस अवस्था में? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में। जैसे मान लीजिए 2 बर्तन है, एक आपका चौड़ा है और एक जो है वो लंबा है। ये दोनों में जो है पानी है, या फिर मान लीजिए कि केक रखा है। अब दोनों में केक जो है बिल्कुल बराबर है, लेकिन बच्चे को आप कहेंगे कि दोनों में से एक ले लो, तो बच्चा कौन सा लेगा? बच्चा ये ऊंचाई ज़्यादा है ना, तो इसी को लेगा। यानी उसे ये नहीं पता कि दोनों में बराबर है, उसे लगेगा कि इसमें ज़्यादा है। तो विभेदीकरण यानी वो अंतर नहीं कर पा रहा है। आगे है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे में तार्किक चिंतन आ जाती है, यानी बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। मूर्त चिंतन करने लगता है, यानी जो चीज़ें दिखाई देती है उसके बारे में वो सोचने लगता है। और इस अवस्था में पलटावी गुण विकसित हो जाता है। पलटावी गुण यानी जैसे 2 और 4 अगर 6 होते हैं, तो ये 4 और 2 6 होगा, ये भी वो जान जाएगा। अब आराम से बता देगा। गणितीय संक्रियाओं का उसमें ज्ञान आ जाता है। नेक्स्ट अवस्था है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर चलती है। इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है, कल्पना करने लगता है, और यह जो है संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। कौन सी अवस्था है? सर्वोच्च अवस्था है। निगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में करता है? तो वो भी आपके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही करता है। और अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? यहाँ पे आपको कीवर्ड ढूंढना होगा, क्योंकि एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए
आपका कीवर्ड है अमूर्त चिंतन, यानी अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में सोचना, जिसका मतलब है अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन किस अवस्था में बच्चा करता है? यहाँ पे देखिए आपका कीवर्ड दिया हुआ है ना, अमूर्त चिंतन। किस में दिया हुआ है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह आप जब क्वेश्चन को कीवर्ड के माध्यम से करेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, जीन पियाजे जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। देखिए इंद्रियगामक अवस्था यानी कौन सी अवस्था है आपकी? संवेदी गामक अवस्था। इसमें देखिए संवेदनाएं दिया है ना यहाँ पे आपका, और कीवर्ड में देखिए अनुकरण दिया हुआ है। अनुकरण आपको क्वेश्चन में दिखेगा, ये देखिए अनुकरण दिया है ना, तो आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। इंद्रिय कामक अवस्था में ये कीवर्ड आपको दिया था, तो इसलिए आप लोग ये जितनी भी अवस्थाएं हैं इनमें जो भी कीवर्ड दिए हैं उन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको ये कीवर्ड जो है क्वेश्चन को एग्जाम टाइम में कम समय में सटीक करने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।